हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी अपराधी। नासिरा शर्मा जी हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राम मनोहर त्यागी को रिटायर हुए अभी साल ही गुजरा है, मगर उन्हें लगता है कि 100 साल लंबा कारावास भुगत कर बैठे हैं। सरकारी नौकरी खत्म हुई, क्वार्टर छूटा, यार दोस्त बिछड़े, शान और दबदबा गया, शहर बदला। उस वक्त जब सब कुछ गुजर रहा था तो उन्हें महसूस हो रहा था कि गुलामी से पिंड छूटा, भटकन से फुर्सत मिली। अब वो नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर बेटे के घर आकर उन्हें महसूस हुआ कि वो यहाँ कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। सुबह से शाम गुजर जाती है, ना किसी से मिलना न जुलना। इस उम्र में मित्रता केवल काम की जगह तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि एक दूसरे के घरों की बैठक तक सिमट जाती है। पास पड़ोस में 2-3 घर हैं, मगर कौन जाए। धुरेंद्र कई बार कह चुका है कि पापा दीक्षित जी के घर हुआ आइए, वो कई बार बुला चुके हैं, मगर उनसे नाता क्या जोड़ना। जब वो पोते पोतियों का नाम शुद्ध हिंदी में नहीं रख पाए तो उनके घर का खान पान क्या पाक पवित्र रह गया होगा। उनसे मन बांटने का आधार क्या होगा। हमारे विचार ही नदी के 2 पाट की तरह बेगाने होंगे। राम मनोहर त्यागी पुलिस के महकमे में थे। शराब और रिश्वत से दूर रहे। पूजा पाठ, सच और ईमानदारी से उनकी दोस्ती गहरी रही है। पत्नी भी उनको अपने स्वभाव की मिली थी, जो सामाजिक दृश्य से बड़ी व्यवहारिक थी। मीठा बोलकर भी वो किसी ऐसे वैसे के घर खाती पीती नहीं थी। पड़ोस में कुरैशी हैं, अब उनसे क्या बात करना। सच पूछो तो उनके घर में सुबह शाम मांस बनता होगा और मैं ठहरा शुद्ध शाकाहारी। उनके यहाँ पानी पीना भी सहन नहीं कर पाऊँगा। मेरा बेटा धुरेंद्र मेरी मजबूरी नहीं समझता कि मैं उम्र के इस दौर में अपने को एकाएक नहीं बदल सकता। जिसने कभी पुलिस वालों की तरह ना इधर उधर खाया पिया, ना कहीं हाथ पैर मारे हों, जो संस्कार मिले उन्हीं पर अडिग रहा, पराई औरतों को माँ बहन समझा और लहसुन प्याज से परहेज किया, वो एकाएक चोला कैसे बदल सकता है। शाम बड़ी उमस भरी थी। बिजली को गए लगभग 2 घंटे हो गए थे। गर्मी से परेशान परिवार के सारे सदस्य बालकनी पर बैठे थे। पंखा जलने के बावजूद मच्छरों के डंक ने शरीर में जहाँ तहाँ जलन भर दी थी। मम्मी, कल मेरा टेस्ट है और ये लाइट आ जाएगी। मुक्ता ने बेटी का गाल थपथपाया, मगर उसे खुद चिंता खाई जा रही थी कि पूरी 50 कॉपियाँ देखनी हैं। कल हर हालत में उसे नंबरों की लिस्ट ऑफिस में जमा करनी है। यही अच्छा किया जो खाना पका लिया, वरना इस गर्मी में किचन में खड़ा होना मुश्किल था। डैडी आ गए। अंधेरे में हेडलाइट देख टिंकू चहका। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी है। धुरेंद्र शमा की पीली रोशनी से भरे कमरे में दाखिल होते हुए बोला, कोई मेजर फॉल्ट है। मुक्ता ने पानी से भरा गिलास पति की तरफ बढ़ाया। पापा कहाँ हैं? टाई की नॉट खोलता हुआ धुरेंद्र बोला। दादाजी बाहर बैठे हैं, टिंकू ने कहा। और पापा, आपने आज कैसे दिन गुजारा, कहीं गए थे? बालकनी में आकर बेटे ने पिता से पूछा। कहाँ जाऊँ बेटा, मेरे लिए घर ही भला। धुरेंद्र को जवाब दे त्यागी हंस पड़े। सारे पड़ोसी आपको आदर और सम्मान से बुलाते हैं। उनके यहाँ भी बुजुर्ग हैं जो दिन भर अकेले रहते हैं। दीक्षित के पिता उनको गठिया है, वरना वो खुद आपसे मिलने आते। आप पहले कितने सोशल थे, एक ओल्ड मैन क्लब क्यों नहीं बना डालते। तब की बात और थी। मिलना जुलना व्यक्तिगत ज़रूरत नहीं थी, बल्कि नौकरी की मजबूरी थी। मगर अब जब मजबूरी नहीं रही तो मन जरूर करता है कि कोई अपनी पसंद और समझ का आदमी मिले, 2 बातों का सुख भी मिले, वरना बेकार में हंसना गप्पे मारना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। फिर भी पापा, समझौता तो करना पड़ेगा, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। धुरेंद्र ने चिंता व्यक्त की। तभी बत्ती आ गई और सब कमरे की तरफ भागे। राम मनोहर जवाब नहीं दे पाए, मगर मन ही मन कहने लगे, चतुर्वेदी जी हैं जो बाजार के दूसरी तरफ रहते हैं, उनके घर जाना मुझे अच्छा लगता है, मगर रोज़ तो नहीं जा सकता हूँ।
बहू बेटे पोते पोती 9 बजे घर छोड़ देते हैं, अब उनसे क्या बात करें। श्रीमती जी को भी मरे 10 साल गुजर गए हैं। तन्हाई तो तब से है, मगर ऐसी कैद जिसमें दम घुटने लगे, ये मेरा पहला अनुभव है। रात के 12 बज रहे थे। मुक्ता मेज पर झुकी कॉपियाँ चेक कर रही थी। धुरेंद्र को बार बार बिस्तर पर करवटें बदलते देख वो परेशान हो उठी। पेट में दर्द है क्या? नहीं। फिर सो क्यों नहीं रहे हो? कुछ ऑफिस में? अरे नहीं, वहाँ क्या होना है। मैं हफ्ते भर से बहुत परेशान हूँ कि पापा इस फ्लैट में सारे दिन अकेले रहते हैं। काम करते करते एकाएक ख्याल आ जाता है तो मन घबराने लगता है। चिंता की बात तो है ही, मगर उन्हें भी अपने को बदलना होगा। पढ़ने का उन्हें शौक़ नहीं, टीवी देखते नहीं, बागवानी करना उन्हें पसंद है, तो हमारे पास कुल 15 गमले हैं। फील मुझे भी बहुत होता है उनका अकेलापन। आज पापा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो क्या फील करूंगा। नौकरी के साथ एक पूरी व्यवस्था आपसे जुड़ी रहती है और एकाएक उसके कट जाने से, तभी कहते हैं कि इंसान को एकाध शौक़ रखने चाहिए। पापा को अपनी जड़ता तोड़नी पड़ेगी। मुश्किल लगता है। जहाँ जिस शहर में हम रहे, पापा ने मकान की जगह पड़ोसी को अधिक परखा कि वो कौन है, कैसे स्वभाव का है। सच पूछो तो हमारा बचपन ब्राह्मण समाज के अलावा कुछ देख ही नहीं पाया। रुड़की न गया होता तो मेरी आंख न खुलती कि हमारे अलावा भी कुछ है। पापा तो इतना घूम फिरकर भी अपने तक ही सीमित हैं। अच्छा, अब सोना चाहिए। इतना कहकर मुक्ता ने मेज समेटी और बत्ती गुलकर बिस्तर पर लेट गई। काश पापा रूमानी हो सकते तो। शटअप, वो तुम्हारे पिता हैं। मुक्ता अंधेरे में हंस पड़ी। तभी तो कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का हर मोड़ एक नया आयाम होना चाहिए। जीवन बढ़ने का नाम है, घुटने का नहीं। सच पूछो तो इंसान 40 के बाद समझदार और 50 के बाद ज़िंदगी के असली रंग पहचानने की क्षमता प्राप्त करता है। उससे पहले तो वो सिर्फ जोश और उमंगों से भरा एक पारा रहता है। देखो, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। बातों में लग गई तो। मुक्ता करवट बदल कर लेट गई। थकी थी, सो गई। मगर धुरेंद्र को नींद कहाँ। दिमाग है कि सोचना बंद ही नहीं करता है। अब सुई इसी मुद्दे पर टिक गई थी कि यदि पापा अमेरिका में होते तो क्या करते। उनकी दूसरी बीवी उन्हें पुराना कुछ भी जीने नहीं देती, जिंदगी का गुजरा हुआ सोचने न देती। तब पापा जीने की ललक के साथ देश विदेश घूमते या फिर किसी सामाजिक कार्य में लग बुढ़ापे में शांति की तलाश करते। खैर, जो भी करते, मगर इस तरह जाति पात खान पान की रेखाएं खींच संसार के अनेक सुखों से अपने को वंचित नहीं कर पाते। साल भर में उनके अकड़े शाने झुकने लगे हैं। मुक्ता को शायद उतना महसूस नहीं हो सकता जितना मुझे। आखिर वो मेरे पिता हैं, और ऐसे पिता जो सुबह से वर्दी में तने दिखते तो रात को सोने से पहले तक वो उसी तरह नजर आते थे। उनके बहुत चाहने पर भी मैंने पुलिस की नौकरी नहीं की। और उफ, तुम अभी तक जाग रहे हो? मुक्ता करवट लेकर मुनमुनाई। धुरेंद्र ने सिगरेट बुझाई और चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। अब उनका दिमाग ख्यालों से खाली था, जैसे पौ फटने से पहले आसमान पक्षियों से खाली होता है। राम मनोहर त्यागी के लिए एक नया दिन फिर कपड़े के थान जैसा सामने खुला पड़ा था, जिसके घंटों को उन्हें शाम तक लपेटना था। बालकनी पर वो मुँह सवेरे कसरत कर लेते थे, हवाखोरी के बहाने लौटते हुए दूध ले आते, फिर नहा धोकर पूजा पर बैठ जाते। उनके पाठ से घरवालों की आंख एक के बाद एक खुलती, फिर धमा चौकड़ी। भरी सुबह में वो नाश्ते के बाद पोता पोती के लाख मना करने के बावजूद उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने जाते, और जब लौटते तो बेटा बहू घर से निकलने वाले होते। उनके पास करने को कुछ नहीं बचता था, सिवाय एक काम के कि वो दोपहर भर कुर्सी पर चुपचाप बैठ उन स्थानों को याद करते रहते जहाँ वो हवलदार से थाना प्रभारी के पोस्ट पर पहुँचे थे। अपने मूँछों पर हाथ फेरते हुए उन सारे बदमाशों को याद करते जो भागते हुए उनकी गोली का निशाना बने थे, या फिर डंडे की मार से अधमरे होकर उनके कदमों पर गिर उनके मुखबिर बन बैठे थे। उनमें से कुछ बदमाश ईद बकरीद होली दिवाली घर बुलाने लगे थे, मगर वो कभी गए नहीं। यहाँ तक कि जब नसीम अहमद नामी गुंडे से MLA बन गया तो भी त्यागी की बंदूक का रुख बदला नहीं। मगर जब उनकी बेटी के ब्याह का न्योता आया तो बिना खाए पिए शगुन देकर जरूर लौट आए थे। धुरेंद्र का घर धीरे धीरे तनाव में डूब रहा था।
राम मनोहर त्यागी का चेहरा डिप्रेशन का शिकार लगने लगा था। वो पोते पोती से हंसते बोलते जरूर थे, मगर उनकी आंखें नहीं मुस्कुराती थीं। पूजा का समय जरूर लंबा हो गया था। अब तो राम मनोहर शाम को भी पाठ करने लगे थे। पूरे फ्लैट में पाठ की भुनभुनाहट सबकी मांसपेशियों पर दबाव डाल एक अजीब उग्रता भरी बेचैनी पैदा करती थी। खाने के बाद शांति जरूर छा जाती थी तो टीवी चल पड़ता और राम मनोहर समय का थान बगल में दबा बालकनी में जा बैठते और फिर घंटे मिनट के हिसाब से उसे खोलते लपेटते गई रात तक चुपचाप बैठे रहते थे। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चला था कि उन्होंने गांव में अपना ठिकाना क्यों ख़त्म कर दिया। खेत मकान भाई को देकर वो अपने हिस्से का पैसा धुरेंद्र को फ्लैट के लिए दे चुके थे, जिस पर उनकी नहीं धुरेंद्र की नाम पट्टी लगी है। ईंट उन्होंने जोड़ी, मगर घर की व्यवस्था बहू बेटे के हाथ में है। ट्रांसफ़र लगातार होने की वजह से परिवार ने अंत में इसी शहर में बसेरा लिया था जहाँ धुरेंद्र को नौकरी मिल गई थी। बेटियां ब्याह दी, उनके घर जा नहीं सकते। गांव और शहर दोनों घर में वो एक सम्मानित अतिथि बनकर रह गए हैं। उनका अब जोर क्या, इस घर में अन्य धर्म वालों और शराब से परहेज नहीं रह गया है। जिन बच्चों को बड़ा करने में सारी जवानी गंवा दी, वे अब पहचाने नहीं जाते कि कभी ये अपने माँ बाप की तरह थे। आखिर ये किसकी औलाद बन जाते हैं, किसकी भाषा बोलते हुए जाने किसका समर्थन करने लगते हैं। पापा, आप इतना बड़ा टीका पहले तो नहीं लगाते थे, एक दिन धुरेंद्र ने अटपटे स्वर में कहा। पता नहीं बेटे, वो खिसियाकर हंस पड़े। आज जो हो रहा है पापा, उसमें इस तरह का डिस्प्ले कोई और अर्थ दे बैठेगा, जबकि आपका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। धुरेंद्र के चेहरे पर चिंता उसी तरह डैने फैलाई रही। आईने के सामने राम मनोहर ने खड़े होकर अपना चेहरा देखा तो माथे पर पूरे अंगूठे भर लंबा लाल टीका दगदगा रहा था। अधपकी मरोड़ी मूछों के साथ लाल टीका। वो पल भर के बाद कहकहा मार के हंस पड़े। डाकू जैसा चेहरा लगा होगा धुरेंद्र को मेरा। तभी कुछ देर बाद उन्हें विचार पौंधा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो सोच में डूब गए। उसका इशारा किसी और तरफ था। दोपहर को जब वो अकेले खाना खाने बैठे तो एकाएक उन्हें गुत्थी सुलझती सी लगी। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो फिर प्रश्न उठता है कि उसे अपनी पहचान से घबराहट क्यों लग रही थी। हो ना हो ये पड़ोस की दोस्ती का असर है। दीक्षित के घर ईसाई बहू है और कुरैशी का कहना ही क्या। आखिर आजू बाजू तो यही दो पड़ोसी हैं जिनके घर सारी शाम बच्चे बहू आते जाते रहते हैं। छुट्टी के दिन धुरेंद्र का अड्डा भी वहीं जमता है। मेरे आने से पहले भी वे लोग खूब अड्डा जमाते होंगे। इन्हीं थाली कटोरी गिलास में खाते पीते होंगे। बेचैन हो खाने की मेज से उठे और उदास से जाकर खिड़की के पास खड़े हो गए। दोपहर ढल रही थी, सड़क पर चहल पहल थी। शाम तक उनका मन भारी भारी रहा। चाय की मेज पर अपना पसंदीदा नाश्ता समोसे और कचौरी देखकर भी उनका मन हल्का ना हुआ। धुरेंद्र ने माहौल बदलने के लिए कहा, पापा कल शाम हमारे घर एक मीटिंग है सोसाइटी की। हर महीने किसी न किसी के घर रखी जाती है। आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। उसमें कुछ रिटायर बुजुर्ग भी आएंगे। अगर उसमें कोई पुलिस वाला निकल आया तो आपका टाइम अच्छा कटेगा। देखता हूँ। वैसे बेटा, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि एक चक्कर गांव का लगा हूँ। बहुत दिनों से सीताराम की कोई चिट्ठी भी नहीं आई है। उसके परिवार के सुख दुख का कुछ पता ही नहीं। जरूर पापा, चाचा से मिलकर आए, मैं सीट रिजर्व करवाता हूँ। कुछ हल्का हो धुरेंद्र बोला। उसके दिल में भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि पापा कुछ दिन आराम से लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे और इस बोर जिंदगी से उन्हें छुटकारा मिलेगा। गांव में सप्ताह भर रहने के बाद राम मनोहर को लगने लगा था कि ये जगह भी अब रहने लायक नहीं रह गई है। सब कुछ बदल रहा है, बल्कि बंट रहा है। खाना पीना तो कभी साथ न था, मगर काम धंधा साथ था। मौत बीमारी साथ थी। एक के दुख पर दूसरा काका चाचा कहता दौड़ता था, मगर अब कोई किसी को जैसे पहचानता ही नहीं। ये कौन सी हवा चल पड़ी है जो सबका मन बदल रही है। शब्बीर नानबाई के घर शादी हुई, एक भी न्योता ब्राह्मण टोले नहीं आया। पहले रस्म थी कि मुखिया राम अवतार के घर के लोग बारात के आगे चलते थे, मगर आज उनकी बात तो दूर, पास रहने वाले को बुलावा ना आया। नौकरी हमने भी की थी, मगर चोर चोर में भेदभाव नहीं कभी रखा। कानून का न्याय अपनी जगह था और संस्कार का सम्मान अपनी जगह।
अच्छी तरह याद है कि जमींदार अहमद मियाँ के सारे हलवाहे और मजदूर हमारे घर के थे, क्योंकि गांव की आबादी में उनका हिस्सा 80% था, जबकि धुरेंद्र की ननिहाल में इसका उलट था। वहाँ पर कुंवर सूरज प्रकाश की सारी प्रजा मुसलमान थी, क्योंकि देहात ही उनकी आबादी से भरा था। तभी तो धुरेंद्र की माँ की बोलचाल का तरीका भी कुछ अलग था। लेकिन अब 2 कोस चलकर नदीम शब्बन लोहार के पास जाएगा और शंभू पड़ोस के रहमान को छोड़ नाला पार धर्मू धोबी से कपड़े धुलवाएगा। आखिर ये कैसा अंधेरा मचा है? जहाँ गांव वालों की मोहब्बत बढ़ जाए, फिर उस धरती पर बचेगा क्या? धुरेंद्र इसी अलगाव को राजनीति कहता है। अब उसकी बातों का अर्थ खुला। धुरेंद्र की सारी खुशी मिट्टी में मिल गई जब महीने भर के लिए गए पिता को 15 दिन बाद ही घर लौटते देखा। धूप से तपे चेहरे से उदासी जरूर छटी दिखी, मगर उस खुले चेहरे के आकाश पर चिंता की गहरी लकीरें अपना निशान जरूर छोड़ बैठी थीं। औपचारिक बातों के बाद घर फिर खाली हो गया। राम मनोहर फिर फ्लैट में अकेले रह गए। उन्हें गांव याद आया, नदी का तट, सिंघाड़ों से भरा तालाब, कुएं की जगत और खेत के किनारे। जहाँ चाहते थे निकल जाते थे, बोल बतिया लेते थे। बहुत कुछ बदलने के बावजूद वहाँ अब भी संवाद बाकी था, मगर यहाँ कुछ पल राम मनोहर की सोच ठहर गई। हल्के से मुस्कुराए। यहाँ, हाँ यहाँ। मैं निकलता कहाँ हूँ? चलता हूँ, आज चतुर्वेदी के घर होकर आता हूँ। शायद धुरेंद्र ठीक कहता है, मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए। इस तरह सबसे कटकर रहना भी तो ठीक नहीं है। कपड़े बदल, दरवाजे पर ताला डाल बाजार के नुक्कड़ पर पहुंच गए। सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। श्रीमती चतुर्वेदी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते में हाथ जोड़ मुंह कुछ कहने के लिए खोलना ही चाहती थी कि पीछे देख मुस्कुरा दी। कहो बंधु, कैसे हो? चतुर्वेदी की आवाज़ सुन राम मनोहर पीछे मुड़े। साग सब्जी का थैला और दूसरी चीज़ें उठाए चतुर्वेदी बाजार से लौटे थे। दोनों सोफे पर जा बैठे। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, कुशल तो है? इतना कहते हुए चतुर्वेदी जी ने सामान का थैला आगे बढ़ाकर वहीं खाने की मेज पर रखा, जहां उनकी पत्नी शरबत के गिलास में बर्फ़ डाल रही थी। श्रीमती चतुर्वेदी ने लाल शरबत का गिलास आगे बढ़ाया। गांव गया था भाभी जी, आपने कष्ट क्यों उठाया? कहते हुए राम मनोहर की नज़रें खाने की मेज पर अटक गईं, जहाँ काले थैले से लाल लाल कुछ निकाल कर उनकी बेटी फ्रीज़र में रख रही थी। आप मांस मच्छी कहाँ से लाते हैं? चतुर्वेदी ने उनकी आंखों का पीछा करते हुए पूछा। जी? राम मनोहर का बड़ा हाथ लाल शरबत का गिलास उठाते उठाते ठिठक गया। मैं तो कल्लू मीट शॉप से लाता हूँ, साफ़ सुथरा और ताज़ा। एक बार लेकर देखें। चतुर्वेदी ने अपना गिलास उठाया और शरबत का घूंट भरा। लीजिए ना भाई साहब। नमकीन की प्लेट रखते हुए श्रीमती चतुर्वेदी बोली और सोफे पर बैठ गई। नहीं नहीं, बस चलता हूँ, एक काम याद आ गया, बहुत ज़रूरी। धन्यवाद, नमस्ते। कहते हुए राम मनोहर त्यागी ने शरबत का गिलास मेज पर रखा और तेज़ी से उठकर सीढ़ियाँ उतरने लगे। आज उनका भ्रम भी नहीं टूटा, बल्कि दिल भी टूट गया। एक सहारा भी जाता रहा। थके कदमों से पसीने से डूबे वो घर में दाखिल हुए और बैठक के कोने में रखी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। एकाएक उनके बदन में क्रोध की लहर दौड़ी और बहुत दिनों बाद गालियों की बौछार। अपने को ब्राह्मण कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, मगर लक्षण देखो जैसे म्लेच्छ कहीं के। रात को खाने की मेज पर धुरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ जब राम मनोहर त्यागी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं मिटी सी लगीं। चेहरा पहले की तरह लगा जब वो कोतवाली से लौटते थे, दगदगाता हुआ, चमकती आंखें और रौबदार आवाज़। आज खाना भी मन से खा रहे हैं, ऐसा क्या घट गया आज? ये चमत्कार हुआ कैसे? चतुर्वेदी पूरा रंगा सियार है। तुम ठीक कहते थे, आज मैं उनके घर गया था, जो मैंने सुना उससे मन उचट गया। एकाएक राम मनोहर बोल उठे। उनकी आवाज़ सुन सब चौंक उठे। क्या देखा? मेरा धर्म भ्रष्ट होते होते बच गया, लेकिन बचा कहाँ? पहले तो चाय 1-2 बार पी ही चुका हूँ, मगर मांस वाली बात। आपको देखकर पापा कोई जल्द विश्वास नहीं करेगा कि आप पुलिस जैसे महकमे में रहकर इतने संस्कारी हैं। मेरे जैसे बहुत हैं। एसपी मिश्रा को भूल गए क्या? आपको एक बात बताऊं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? धुरेंद्र ने पिता की आंखों में झांका। करूंगा,
इस कलयुग की हर बात पर विश्वास करना होगा। अपने पड़ोसी कुरैशी हैं ना, चमचा भी अगर मांस के व्यंजन से छू जाए तो खाना नहीं खा सकते। पूरा घर शुद्ध शाकाहारी है। आश्चर्य। और दीक्षित जी के बारे में जानेंगे। दोनों पति पत्नी 10 वर्ष विदेश में रहकर लौटे हैं, वे भी शाकाहारी हैं। एलिजाबेथ ने पति के सम्मान में कभी पोर्क बीफ को हाथ नहीं लगाया। वही हाल बच्चों का है, आपकी तरह शुद्ध शाकाहारी। इतना कह धुरंधर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, जैसा भाव राम मनोहर के चेहरे पर उभरा और मुंह लटक गया, जैसे उन्हें कलयुग की सच्चाई का इंतजार न था। ये सब बड़ी छोटी बातें हैं पापा। यहाँ आप जितना देखेंगे उतना ही लगेगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। हर आदमी आपके पैमाने से अलग है। हर सच झूठ लगता है और हर झूठ सच। ये रात राम मनोहर त्यागी के लिए मानसिक रूप से केचुल बदलने की रात थी। उन्हें अपना व्यवहार याद आया जब कुरैशी की पत्नी कढ़ी बनाकर बड़े चाव से लाई थी कि उन्हें पसंद है, मगर उन्होंने उसे चखा भी नहीं था। दीक्षित के पिता को दमे का शदीद दौरा पड़ा था, मगर वो देखने नहीं गए थे। मन में गहरा आक्रोश था कि ब्राह्मण होकर ईसाई से विवाह क्यों किया। मगर चतुर्वेदी जो तिलक लगाकर हर मंगलवार को पत्नी के संग शक्ति पीठ जाता था, वो उनको अपनी सोच का फ्रेम बदलना होगा, आंखों का शीशा साफ करना होगा। जड़ विचारों को छोड़ जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना होगा। जो काम वो नौकरी करते हुए पूरा भारतवर्ष घूमकर भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक सीमा के बाद वो किसी को भी नहीं जानना चाहते थे। उन्होंने जो जाना था वो सिर्फ इतना कि अपराधी पकड़ना है, उसकी जमकर पिटाई करनी है, चार्जशीट तैयार करनी है और रिश्वत लेकर कोई काम नहीं करना है। न पराई औरत और शराब की बोतल को हाथ लगाना है। इतना संयम का जीवन जीकर भी उनसे अपराध हो गया। मन की खोई शांति पाने के लिए उन्होंने भोर से पहले ही बिस्तर छोड़ा, भगवान की मूर्ति को नहलाया, चंदन फूल जल चढ़ाकर उन्होंने शीश नवाया और अपने मन मस्तिष्क को ज्योति से भरने की प्रार्थना की। फिर टहलने की तैयारी की और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। कुरैशी का बंद दरवाज़ा ताका, फिर दीक्षित का, और मुँह ही मुँह में बोले, ये संसार विचित्र है, तेरी महिमा अपार है। टहलने की जगह राम मनोहर पार्क के घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पसीने से टकराकर सुबह की हवा शरीर को अजीब सा सुख देने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर ली। पूरे शरीर में शांतिमय लहरें दौड़ जैसे खून की उत्तेजना को कम करने लगीं। ऊँघाई सी आने लगी तो वो पेड़ की उभरी जड़ को तकिया बना हरी घास पर पसर गए। भरपूर झपकी के बाद जो आँख खुली तो देखा पत्तियों के बीच से सूरज की नरम किरणें झांक रही थीं। उन्होंने हरे छत्तुर के जाल को ताका। कितनी शाखाएं, कितनी पत्तियां, कितनी कोपलें, सिर्फ एक वृक्ष में। मन में मृगछौना जैसे दौड़ गया। चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, आंखों में चमक। मोटे तने के खुरदरेपन पर हथेली जमा कर उठे, फिर ऊपर घने पेड़ को निहारा और घर की तरफ चल पड़े। राम मनोहर त्यागी का मन मस्तिष्क बहुत हल्का था, जैसे पत्ते पर ठहरी ओस की बूंद। ऐसा तरोताज़ा उन्हें कभी विद्यार्थी जीवन में महसूस हुआ था, जब वो कुछ नया सोचते थे, नया कुछ पढ़ते थे, नया कुछ कहते थे, नया कुछ लिखते थे। FIR के अलावा हाँ, उन्होंने कभी कविताएं भी लिखी थीं। पुलिस की नौकरी ने उन्हें कितना जड़ बना दिया था। और अब कुछ याद नहीं आ रहा है। वो पंक्तियाँ क्या थीं? कुछ याद नहीं। जहन में लय फिसल रही है, मगर शब्द नहीं पा रहे हैं। भाव अलबत्ता पकड़ में आ रहे हैं। हाँ, याद आया। कविता कुछ यूँ थी, इंसान बुनियादी रूप में एक वृक्ष ही तो है, जो पहले पहल अंकुर के रूप में फोड़ता है 2 कोपलें। कोपलें बन जाती हैं जब कोमल शाख, तब शाखों से फूटती हैं अनेक पत्तियाँ। शाख टहनी पत्तियों के संग सबको बांधे रखता है तना, जैसे धरती बांधती है अनेक इंसानों को, जो रंग भाषा धर्म में होते हैं अलग अलग। राम मनोहर त्यागी जब मस्त से घर के पास पहुँचे तो बेटे को दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर चौंके। आज उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। धूप फैल चुकी थी। कहाँ रह गए थे पापा? बेटे की आवाज़ में चिंता का पुट था। रह नहीं गया था, बल्कि वापस लौटा हूँ, अपने में एक नई जिंदगी जीने के लिए। राम मनोहर त्यागी को ऐसा कुछ जवाब बेटे को देना चाहिए था, मगर वो तो भूली बिसरी कविता की पंक्तियाँ मन ही मन दोहराते अंदर चले गए। अवाक खड़ा धुरेंद्र
पिता के खिले चेहरे और तेज चाल को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पापा को हुआ क्या है। किसी अपराधी से मुलाकात होना तो नामुमकिन है। फिर ये परिवर्तन किस मौसम की पूर्व सूचना है? अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी अपराधी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी एकदम से परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन कभी कभी गहरे विषाद में ले जाता है। समझदारी इसी में है कि हम समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करें, स्वयं को व्यस्त और खुश रखने का प्रयास करें। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।